Hi everyone, I welcome you all in our new video, second lecture of our chapter Units and Dimensions for JEE, है ना। हमने लास्ट लेक्चर में एक बेसिक इंट्रो लिया था कि यूनिट एंड डायमेंशंस मतलब यूनिट्स क्या होते हैं, है ना, कैसे यूनिट्स को हम स्टडी करते हैं, क्या उनका रिलेवेंस है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। हम उसी को फर्दर आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे कि यूनिट्स में मतलब किस किस तरह से हम यूनिट्स को देखते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर मैंने आपको आइडिया दिया था कि लेंथ को मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स, उसमें भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं। आप चाहे मीटर ले लो, चाहे सेंटीमीटर ले लो, है ना, चाहे आपका फुट ले लो, है ना। तो ये आपको समझ आता है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एक नई चीज़ जो हम इस चैप्टर की मतलब पर्सपेक्टिव से उसको आज स्टडी करेंगे, है ना। लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो लास्ट क्लास जो हमने कुछ बेसिक बातें की थी, दैट वाज कि कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उन्हीं के जो यूनिट्स होते हैं उनको बेस यूनिट्स बोलते हैं, है ना। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ थी आपको पता ही होगा, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि मोल, है ना। ये 7 क्वांटिटीज़ हमने देखी थी। उसके बाद सप्लीमेंट्री होती थी रेडियन और स्टीरेडियन, है ना, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जो मैंने आपको बोला था कि जब नीड होगा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, अभी आपको उसकी नीड नहीं है। तो अब हम समझते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है ना। अब हम समझते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब देखो, ये जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, मतलब मास, लेंथ, टाइम, अच्छा, इसमें से काफ़ी क्वांटिटीज़ तो बहुत कम यूज़ होती हैं। जैसे करंट हर बार नहीं यूज़ होगा। करंट तब यूज़ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट वाला जो यूनिट है वो तब यूज़ होगा जब आपका करंट से रिलेटेड चीज़ होगी। अदरवाइज जो उनमें से भी इंपॉर्टेंट है वो 3 चीज़ें होती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, है ना। तो हम बेसिकली अभी तक इन तीनों के बेसिस पे यूनिट देखेंगे। अब होता क्या है, आप जब मान लो आप दुनिया को मेजर करने चले, है ना, तो आपको किसी भी चीज़ को दुनिया में मेजर करना है, तो हम मानते हैं कि 99% ऑफ चीज़ें, अगर मैं 4 यूनिट्स बाकी के हटा दूं, है ना, और इन तीनों को मतलब तीनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करते हैं, बाकी के तो रेयर होते हैं, मोल एंड ऑल ये काफ़ी कम यूज़ होते हैं, बट इन तीनों के केस में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें दुनिया में कैसे आप मेजर करेंगे। जैसे आप चलो, मान लो आपके सामने एक पत्थर आया, तो आप क्या क्या बोलोगे, यार इसका मास क्या है ना। अगर मैं बात करूं, अगर वो लीनियर है तो उसकी लेंथ क्या है। और एक बात कर सकता हूँ कि यार ये कितने टाइम पे मैंने मेजर करा, कि मतलब मैंने उसकी मेजरमेंट किस टाइम पे करी है ना, दिन के कौन से समय पे करी है, तो वो पता करने के लिए आपके पास क्लॉक होगी। या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैं चल रहा हूँ तो चलते चलते मैंने कितनी लेंथ कवर की, कितने टाइम में कवर की। तो होता क्या, आप जब मतलब ये पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, मेजरमेंट्स पे ना। तो जब आप मेजरमेंट्स करते हो तो आप क्या करते हो, आपके पास काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको आप मेजर करते हो। तो बेसिकली हम 3 चीज़ों की बात करते हैं मेजर करने में, जिसमें हमें 99% ऑफ चीज़ों की फीचर्स पता चलते हैं, दैट इज़ मास, लेंथ एंड टाइम। बाकी भी होते हैं, ऐसा नहीं है बाकी 4 इग्नोर कर रहा हूँ मैं, बट बाकी 4 आपके जनरली वही रहते हैं, वो ओवरऑल उनका कोई और सिस्टम नहीं है। अगर वो एम्पियर है तो एम्पियर ही रहता है, मतलब ये आप मान लो। ये 3 चीज़ें क्या हैं, ये 3 चीज़ें अब मान लो मैं कहीं चला हूँ, मुझे बड़ी चट्टान दिख गई, मान लो मैं अर्थ का मास देख रहा हूँ, है ना, तो मैंने मास केजी में ले लिया। अब मैं ग्राम में लूंगा तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, आपको बताया था मैंने, छोटा यूनिट बड़ी वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, केजी में लूँ ताकि कन्वीनियंट हो वैल्यू लिखना, है ना, डिजिट्स कम आए। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे अब, लेकिन मेरे को अगर किसी चींटी का मास वेट निकालना है तो मुझे केजी में थोड़ी ना पता चलेगा, केजी में तो क्या होगा 0.00, वो तो मेरे स्केल में आएगा ही नहीं सही से। तो मैं क्या करूँगा, और छोटे यूनिट्स यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से और डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वांटिटी या डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी दैट वी आर मेजरिंग, वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स। जैसे मास के लिए अगर हमें बड़ी चीज़ मेजर करनी है तो केजी यूज़ करूंगा, अगर ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब छोटा अमाउंट मेजर करना है तो ग्राम लूंगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन आर मतलब द डिग्री ऑफ मेजरमेंट दैट वी आर कंसिडरिंग इन फ्रंट ऑफ अस, वी चेंज द टाइप ऑफ यूनिट्स, टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी अभी भी मास ही है, लेकिन हमने क्या किया, पहले अगर केजी यूज कर रहा था तो अब ग्राम यूज किया, या आपका पाउंड यूज करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक सेट ऑफ यूनिट्स है, मतलब एक सिस्टम बना दिया हमने। सिस्टम मतलब कि अगर बड़ी चीजें मेजर करूंगा तो ऐसे इनको यूज करूंगा, छोटी चीज मतलब बड़ा छोटा ऐसा कुछ नहीं होता, मैं आपको बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फील देने के लिए ना। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं बात करूं मास,
ठीक है। अब मैं दुनिया में, मैंने क्या बोला कि अगर मुझे सर्टेन सेट ऑफ क्वांटिटीज की, मतलब भाई मैं दुनिया में चलूंगा तो मैं ये टाइप का स्केल यूज करूंगा जिसमें मास ही होगा, लेंथ ही होगा, टाइम ही होगा। और मैं दूसरी कंडीशन में बोलूंगा कि नहीं, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे वो वाला मास का यूनिट नहीं लगेगा, मुझे वो वाला लेंथ का यूनिट नहीं लगेगा, वो वाली टाइम का यूनिट नहीं लगेगा या कुछ भी, तो मैं कुछ और यूज करूंगा। इसका मतलब मैं जब दुनिया में चल रहा हूँ तो मेरे पास मान लो एक ऐसा मेजरिंग डिवाइस है जिसमें मास में हमेशा काउंट करता हूँ, मान लो केजी में, मीटर में, टाइम सेकंड में, है ना। और मान लो दूसरे में मैं ग्राम में काउंट करता हूँ, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। ये कब यूज, देखो टाइम तो आपका सेकंड सेकंड ही यूज होता है हर जगह, मिली सेकंड एंड ऑल नहीं यूज होता। और देखो ये कब यूज होगा, जब बहुत छोटी क्वांटिटीज को मेजर करूंगा तो ये वाली चीज लेके चलूंगा मैं दुनिया में। इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब डिफरेंट सेट ऑफ एमएलटी, मास लेंथ और टाइम के डिफरेंट सेट। एक सेट बना दिया मैंने, मास लेंथ टाइम, जब मास केजी ले लो, लेंथ मीटर ले लो, टाइम सेकंड ले लो। एक सेट बना दिया जब मैंने एमएलटी में, मास ग्राम ले लिया, लेंथ सेंटीमीटर ले ली, टाइम सेकंड। ये कब ज्यादा कन्वीनियंट होगा, जब छोटी क्वांटिटी होगी। ये कब होगा, जब बड़ी क्वांटिटी होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे तो हमने चार बाकी के यूनिट्स जो एम्पियर मोल, अभी वो इसलिए नहीं लिए बिकॉज वैसे तो टाइम लेने की भी नीड नहीं थी, क्योंकि टाइम भी सेकंड ही है। वेरी वेरी तो क्या कर रहे हैं इन दो चीजों में, मास और लेंथ ही वेरी कर रहा है। मतलब हम यूनिट वेरी कर रहे हैं मास और लेंथ का इस सिस्टम में, तो टाइम वेरी नहीं कर रहा, बट स्टिल हम लेते हैं, ऐसे ही लेते हैं। अब देखो ध्यान से एक बात सुनो, तो बाकी की चार चीजें क्यों नहीं ली, बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि हम दुनिया में कोई भी चीज मेजर करें उन चार चीजों को फिक्स ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। कि मतलब इस सिस्टम में भी करंट जब लूंगा तो एम्पियर में होगा, इस सिस्टम में भी करंट एम्पियर में होगा। मतलब बाकी तीन पहली जो क्वांटिटी थी, मास लेंथ टाइम, उसको हमने ऐसे कर दिया, बाकी की चार को हमने फिक्स कर दिया। वो चाहे कोई सा भी यूनिट लोगा, उसमें भी आपका ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कैंडेला ही होगी, मोल आपका मोल ही होगा, है ना। और आपका करंट आपका एम्पियर ही होगा, है ना। ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर आपका केल्विन ही होगा जनरली, है ना। हम मतलब अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसको यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब समझिए इस चीज को जो मैंने आपको बताया, तो मैंने क्या बोला, सिस्टम, ठीक है, ऑफ। सबसे पहला मान लो मैं एम के एस, है ना। ध्यान से समझना है, कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझो इस चीज को। मैंने क्या बताया था, ऐसे याद रखो, एम एल टी बोला था। तो यहाँ पे आपका देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एम से होता आपका मीटर, के से होता आपका केजी, एस से होता आपका सेकंड। मतलब यहाँ पे इस सेट ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम पे जब मैं लेके चलूंगा तीनों चीजें, तो मास में आपका काउंट करूंगा केजी में, लेंथ में आपका काउंट करूंगा मीटर में, और टाइम में आपका काउंट करूंगा सेकंड में। क्या ये आपको समझ आता है। दूसरा सिस्टम होता है सिस्टम ऑफ सीजीएस, या सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, पहले क्या आता है, एम से मीटर आया, यहाँ पे सी से सेंटीमीटर आएगा, दोनों ही चीजें लेंथ की है। जी से वहां पे के से केजी आया था, यहाँ पे ग्राम आएगा, ठीक है। एस से यहाँ पे आएगा सेकंड, सेकंड सेकंड तो सेम ही है। तो याद रखना, कोई रटने वाली चीज नहीं है ये। आपको ये समझना है बेसिकली हम तीन चीजों को वेरी कर रहे हैं, मास लेंथ और टाइम के यूनिट्स को, है ना। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अब यहाँ पे मास आपका किस में आया, ग्राम में, लेंथ आपका किस में आई, सेंटीमीटर में, टाइम किस में आया, फिर से सेकंड में। तो ये सीजीएस सिस्टम होता है। अच्छा, ये आपको धीरे धीरे और समझ आएगा। अभी देखो, अभी बहुत लेक्चर्स बाकी हैं। आई होप आपको फिजिक्स में एक चीज़ समझनी है। देखो जब हम शुरू करते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पहले नहीं पता होती, तो एकदम से हमें ऐसा लगता है कि बर्डन हो रहा है। वो बर्डन कब खत्म होता है, जब आप पूरी सीरीज खत्म कर देते हो, लाइक पूरा लेक्चर चैप्टर खत्म कर देते हो, तो आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें तब लिंक होती हैं, तब जाके वो एक परफेक्टली एक सिस्टम आपका आपको समझ आता है। तो अभी आपको रश नहीं करना है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है, मैं समझ सकता हूँ। तो धीरे धीरे जैसे आप चौथे लेक्चर पर पहुंचेंगे, दूसरे लेक्चर की पढ़ी हुई चीज़ें आपको लिंक होने के बाद काफ़ी इजी लगेंगी, है ना। और तीसरा सिस्टम होता है आपका एफपीएस सिस्टम। फिर से एफपीएस मतलब नाम से ही पता चलेगा, एमएलटी में कुछ चेंज होगा। अब एफ से यहाँ पे होता है फुट, मतलब लेंथ। पी से होता है पाउंड, मतलब वेट, है ना। एस से होता है फिर से सेकंड। तो यहाँ पे मास आपका किसमें आया बताओ, पाउंड, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना। और आपका लेंथ किसमें आई, फुट, मतलब यूनिट, है ना। और टाइम, फिर से टाइम तो तीनों में ही सेकंड ही आ रहा है। अच्छा, बाकी के चार क्यों नहीं लिखे, मैंने आपको फिर से बताया कि वो आपका सेम ही रहते हैं। करंट आपका सीजीएस में भी एम्पियर ही होगा, एमकेएस में भी एम्पियर ही होगा, एफपीएस में भी। चौथा जो हम यूज करते हैं ओवरऑल, दैट इज एस आई सिस्टम, स्टैंडर्डाइज, है ना। मतलब आपका स्टैंडर्ड सिस्टम जो होता है, एस आई सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये सिंपली आपका एमकेएस सिस्टम एज इट इज जो हमने पढ़ा, प्लस 4 यूनिट्स, 4 रिमेनिंग यूनिट्स, प्लस सर्टेन स्पेसिफिक
यूनिट्स। क्या मतलब हुआ, देखो समझो, मतलब कि ये कॉम्बो है, ये हमने अपना स्टैंडर्ड, इसी को हम पूरे आपका फिजिक्स में यूज करेंगे। बस यहाँ तक हमने सिर्फ समझा, आपको पता होना चाहिए सीजीएस वगैरह, बट हमारी फिजिक्स में ऐसा ही सिस्टम। एमकेएस मतलब कि इसमें एमकेएस सिस्टम आता है, मतलब मास लेंथ टाइम किसमें होगा, आपका एम से मीटर, के से केजी, एस से सेकंड, है ना, ये आ गया तीन क्वांटिटी। 7 बेस क्वांटिटी में से 3 ये आ गई, प्लस 4 जो बाकी रिमेनिंग क्वांटिटीज होती हैं, एम्पियर, कैंडेला, मोल, है ना, और आपका केल्विन, ये आपको पता ही था। प्लस ये चीज जरूरी है, सर्टेन स्पेसिफिक, सर्टेन स्पेसिफिक यूनिट्स लाइक, फॉर एग्जाम्पल आप एनर्जी को ऐसा यूनिट में लिखते हैं जूल, तो वो एसआई यूनिट में हो चुका है। वहां पे आप है तो एमकेएस सिस्टम ही, लेकिन उस एमकेएस सिस्टम को भी आप एक तरह से एक स्पेसिफिक नाम देते हो कि जूल, कि मास आपका और लेंथ और टाइम का जो कॉम्बो बनेगा, ये मीटर केजी सेकंड के हिसाब से वो जूल में होगा। किस में होगा, जूल में। ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। और आपका फोर्स किस में होगी, न्यूटन में होगी। क्या ये समझ आता है ना, क्या ये समझ आता है आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूं, कि मतलब आप कुछ क्वांटिटीज को सर्टेन स्पेसिफिक यूनिट्स दे देते हैं, किस में, एसआई यूनिट्स में। अच्छा ये होगा कैसे, वो बात की बात है, जूल कैसे होगा बताओ। कुछ नहीं होता है, आप जो भी मतलब जैसे जूल क्या होगा, देखो कोई भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, उसका वैल्यू इनटू उसका यूनिट, एन यू, मैंने बताया था। अब एन मान लो जूल में, कुछ मान लो 3 जूल है, तो जूल जो होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा, मास लेंथ टाइम का कॉम्बो होगा, कुछ समथिंग किलोग्राम मीटर दिस। तो वन 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 ले लो ना जब सबको, तो वो जो पूरा यूनिट बनता है दैट इज इक्वल टू 1 जूल। अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, देखो। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको पहले से बता देता हूँ, इस पूरे चैप्टर में कभी भी अगर किसी क्वांटिटी, फिजिक्स से हो चाहे केमिस्ट्री से हो, उसके अगर हम यूनिट्स देखें या डायमेंशंस क्या होता है वो हम आगे समझेंगे, वो देखें, तो आपको कभी भी ये सोच के नहीं घबराना है कि मुझे याद नहीं है, बिकॉज देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। द ओनली कंट्रोवर्सी हेयर इज कि हमें ये चैप्टर जनरली 11th में रखा जाता है करिकुलम में, जबकि ये चैप्टर मेरे हिसाब से होना चाहिए 11th और 12th के बाद। जब आपका 11th और 12th का सिलेबस पूरा खत्म होता है, तो ये जो आपका एरर एनालिसिस हो गया, यूनिट डायमेंशंस हो गया, ये 2 चैप्टर्स आपके कहाँ होने चाहिए, बिल्कुल सिलेबस के एंड में होने चाहिए। उससे क्या होता है, अब पता है क्या होता है, अब मान लो मैं आपको भी बोल दूं भाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है आपने 9th 10th में पढ़ी है मान लो, है ना, बट अगर आपको नहीं पता वो फॉर्मूला, आप नहीं इस चीज़ से मतलब इंट्रोड्यूस्ड हो, तो आपको लगेगा यार अब ये याद रखना पड़ेगा क्या इसकी यूनिट, नहीं बिल्कुल नहीं याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यही तो फिजिक्स है। 11th 12th की फिजिक्स जब आप खत्म कर लोगे, तो ये सारी क्वांटिटीज तो आपको पता ही होंगी ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें थोड़ी ना याद रखोगे आप अभी। लेकिन आपको क्या होता है कि जब आप 11th में शुरू में स्कूल्स में जब आप इस चीज़ को देखते हैं तो पूरा चार्ट आप याद रखते हैं, अच्छा ये यूनिट होगा, नहीं वो काम यहाँ पे नहीं करना है। एटलीस्ट मेरी यूट्यूब सीरीज से अगर आप इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो आई विल एडवाइज यू टू नॉट रिमेंबर एनी ऑफ दिस, नॉट रिमेंबर ऑफ एनी ऑफ दिस, है ना। So that will be convenient for you, and that's the only best way to do it without feeling any kind of burden, है ना। so समझ गए आप। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, कि आप सर्टेन टाइप से चीज़ों को मेजर करते हैं। तो सबसे पहले जैसे एमकेएस हो गया, दूसरा आपका सीजीएस हो गया, तीसरा आपका एफपीएस हो गया, और चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज एसआई यूनिट, है ना। एमकेएस में क्या हुआ बताइए, एम से मीटर, के से केजी, एस से सेकंड, ये होता है मास लेंथ टाइम की यूनिट, ये लेते हैं। यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर, केजी की जगह ग्राम, सेकंड की जगह सेकंड, फिर से एफपीएस में लेंथ फुट में। अब आपको ये तो पता ही है ना 1 फुट कितना होता है, ये सारी चीजें। पाउंड भी आपको नहीं पता होगा तो पता रखना भी नहीं है, ये आपके कहीं काम नहीं आएगा, पाउंड केजी से छोटा होता है सेकंड, है ना। एसआई में आपका क्या है, दिस इज सिंपली एमकेएस, मतलब यही चीज यूज करते हैं, है ना, प्लस 4 रिमेनिंग यूनिट्स तो होते ही हैं, एम्पियर, मोल और ये सब, प्लस सम स्टैंडर्ड, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमने सम स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए हुए हैं, जैसे फोर्स को आपका न्यूटन दिया हुआ है ना, वर्क डन को आपका जूल दिया हुआ है, या एनर्जी को आपका जूल दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आता है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, अब धीरे धीरे समझते हैं ये होता क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन से समझते हैं, मान लो देर इज अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और पार्टिकल का आपको मास दिया हुआ है 20 kg, कितना दिया है 20 kg, है ना। तो आपको बोला है फाइंड मोमेंटम, फाइंड मोमेंटम, है ना, और 2 पार्ट है फर्स्ट और सेकंड। फाइंड मोमेंटम फर्स्ट है इन इन
एमकेएस सिस्टम में इसका मोमेंटम क्या आएगा? अब कुछ लोग बोलेंगे सर मोमेंटम तो सेम ही होगा ना फिजिकल क्वांटिटी। नहीं, बट मैंने वही तो बोला, लेंथ भी तो सेम ही होती है। लेकिन अगर मैं मीटर वाला सिस्टम लूँ एमकेएस, तो क्या होता है, 5 मीटर होगा अगर, लेकिन सीजीएस में क्या होगा, 500 सेंटीमीटर होगा ना। तो मेजर करने के तरीके से हिसाब का न्यूमेरिकल वैल्यू भी तो चेंज होती है, यूनिट चेंज हो रहा है तो, लेकिन है तो उतना ही, बराबर ही होता है, अमाउंट नहीं चेंज होगा। आपको ये समझना है इन सीजीएस सिस्टम। तो आंसर करते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले ही बोल दिया। अब कुछ लोग सोचेंगे सर मोमेंटम तो हमें पता ही नहीं, वैसे तो आपको नाइन्थ में पता होगा, ये आपने पढ़ा होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। बट स्टिल आई कंसिडर कि इस क्लास में जो भी लोग हैं वो बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, तो आई विल स्टिल गिव इट यू एज इट इज कि गिवन इज मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। अब कर सकते हैं सॉल्व, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो बता दिया, क्या हमेशा बता, नहीं जरूरत नहीं होगी ना। जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे एनएलएम, तो आपको ये थोड़ी ना बच्चों वाली चीज़ें होती हैं ये, है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, वैल्यू पुट करनी है। लेकिन ध्यान क्या रखना है यूनिट्स का। जब मैं एमकेएस सिस्टम में बात करूंगा तो मास आपका किस में, केजी में, लेंथ आपका किस में, मीटर में। यहां दिख रहा है आपको मीटर, केजी, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, है ना, ये ध्यान रखना है। तो फर्स्ट सॉल्व करें। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एमकेएस, पहले तो मैं लिख लेता हूं, मोमेंटम इज, मास कितना है, मास 20 kg दिया है, इंटू वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आएगा कितना बताइए, शाबाश 200। और देखो वैल्यू अलग से लिख लो, 20 × 10 200, यूनिट अलग से लिख लो 1 kg, ये होगा 20 × 1 kg, है ना, ये होगा 10 × 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, है ना। केजी मीटर ऊपर आ जाएगा, अपॉन सेकेंड आ जाएगा, मतलब कि ऐसे आ जाएगा 200 kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड। ये आपको समझ आता है। अब मुझे बताइए पहला यूनिट क्या है, एमकेएस। मुझे बताइए ये मोमेंटम की वैल्यू है, किस यूनिट में बतानी है, जब लेंथ आपका मीटर में है, मास केजी में है और टाइम सेकंड में। अब मुझे बताइए लेंथ जो यहाँ पे है ये मीटर में ही है, ठीक है, वेरीफाइड। मास केजी में ही है, वेरीफाइड, टाइम सेकंड में ही है। तो ये तो आपका एज इट इज क्या है, एमकेएस। तो एमकेएस सिस्टम में आपका कितना आ गया, 200 kg मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ आता है। सेकंड चीज क्या है, सीजीएस। सीजीएस में अब क्या करना है, अब देखो ध्यान से, इसको देखो यूनिट को, ये कैसा है, 1 kg इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। क्या आपको दिख रहा है, मैं बहुत बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको। सीजीएस में आपका लेंथ मीटर में नहीं सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसको लिखो 1 मीटर को एज इट इज आप रिप्लेस करो 100 सेंटीमीटर से, इक्वल होता है ना। सेंटीमीटर में जब लिखना होगा 1 मीटर तो कितना चाहिए होगा, 100 सेंटीमीटर। केजी को जब ग्राम में लिखना होगा तो कितना होगा, 1000 ग्राम। और सेकंड तो सेकंड में ही चाहिए होता, तो उसकी दिक्कत ही नहीं है। अब बताओ क्या होगा, 200 × 1000 ग्राम, ये कैसा होगा बताइए, 200 × 1000 ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर बाई सेकेंड, ये होगा। सारी न्यूमेरिकल वैल्यू आगे ले लूँ, 10⁻³ 10⁻², 10⁻5 इंटू ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकेंड। तो ये आ गया 2 × 10⁻7 ग्राम डॉट सेंटीमीटर बाई सेकेंड। क्या ये सीजीएस में मोमेंटम है, क्या ये एमकेएस में मोमेंटम है। देखो केजी एज इट इज ग्राम से रिप्लेस हो गया, मीटर एज इट इज सेंटीमीटर से, सेकंड एज इट। और आपको ये पता था लास्ट से कि अगर यूनिट बड़े बड़े होते हैं तो वैल्यू छोटी होती है सेम क्वांटिटी के लिए, लेकिन अगर यूनिट छोटे कर दूं तो वैल्यू बड़ी हो जाती है। क्या ये आपको समझ आता है, ईजी है ना, धीरे धीरे समझ आएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। आपको बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो फिर से सीजीएस में, किसमें, सीजीएस में, है ना। तो एमकेएस में निकालना होता तो आप क्या करते, देखो मास किस में चाहिए होता है एमकेएस में, केजी में, है ना, और लेंथ किस में चाहिए होती है, मीटर में। तो ये तो है ही उसमें ही, तो इसमें से जो एज इट इज वैल्यू आएगी वो एमकेएस की आएगी, तो वो पूछा ही नहीं है आपको, सीजीएस में पूछा है कुछ नहीं, आप पहले निकाल लो, आपको जो आता है वो निकाल लो। अब मैं आपको फिर से गिवन दे रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, अगर आपको पता ना हो तो हाफ, मास कितना है 2 kg, पहले आप लिख लिया करो पूरा फॉर्मूले में पुट करके। और ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, है ना। कितना आया, 2 kg। यूनिट का ध्यान रखना है, 4 4 4 16 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। क्या ये समझ आता है, क्या ये समझ आता है मैंने क्या लिखा, मीटर का भी स्क्वायर हो गया, सेकंड यूनिट्स का भी स्क्वायर करना है ना, आप होल एज इट इज पूरी क्वांटिटी वेलोसिटी का स्क्वायर करें। तो हाफ आ गया इंटू 2 kg
इंटू आप लिखो 16 मीटर स्क्वायर ऊपर अपॉन सेकेंड के नीचे, 2 से 2 गया, कितना आया 16 यूनिट एक साथ लिख लो अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये समझ आता है, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू किस में, एमकेएस सिस्टम में एज इट इज, है ना, बेस सिस्टम में। अच्छा अब मैं इसको करता हूँ सीजीएस में। सीजीएस के लिए क्या करना पड़ेगा, मास किसमें चाहिए होता है, ग्राम में। तो ये 1 kg है, इसको लिख लूँ मैं 1000 ग्राम, है ना, ये 1 kg है, ये 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। इनटू, बताइए शाबाश, अब ये 1 मीटर का स्क्वायर है तो मीटर को सेंटीमीटर में लिखो, तो ये हो जाएगा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा ना। आप इसको क्या लिखो, ये क्या है 1 kg इंटू 1 मीटर का स्क्वायर। देखो ध्यान से लिखना है, जल्दबाजी नहीं, 1 सेकेंड का स्क्वायर पूरे का, है ना। और ये सेकेंड का स्क्वायर, अब देखो सीजीएस में भी सेकेंड ही होता है तो ये तो चेंज नहीं होगा। अब क्या हुआ 16 इंटू 1000 ग्राम इंटू 10⁻², इंटू 2 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, कितना आया बताइए शाबाश, 16 इंटू 10⁻³ 10⁻⁴ 10⁻7, है ना, 16 इंटू 10⁻7, और यूनिट क्या आया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये पता था कि काइनेटिक एनर्जी का यूनिट अगर एमकेएस में होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी का ग्राम हो गया, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का सेकंड, स्क्वायर स्क्वायर हमेशा सेम ही रहे, बस वैल्यू चेंज होगी, बड़े यूनिट छोटी वैल्यू, छोटे यूनिट बड़ी वैल्यू, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन एज 6 kg पर मीटर क्यूब। अब कुछ लोगों को लगेगा सर डेंसिटी, ये तो आपको पता ही होगा मास बाई वॉल्यूम, अदरवाइज नहीं भी पता तो मैंने दे दिया ना, यूनिट ही दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलता डेंसिटी ऑफ ऑयल इज 6 तो आप कंफ्यूज होते सर 6 आगे क्या। अब मैं बोल दूं अगर स्पीड है 6 आगे क्या, 6 के बाद क्या, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, वो सारी चीजें, यूनिट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछे इसको सीजीएस में निकालो, क्यों, क्या ये एमकेएस में है, बताइए, मास केजी, लेंथ मीटर, क्या ये एमकेएस सिस्टम है, हाँ है, क्या ये आपको समझ आता है। अब बताइए सीजीएस में क्या होगा, सबसे पहले बताओ क्या इसमें फॉर्मूला नीडेड है, बताइए शाबाश, नहीं, आपको वैल्यू ही दे दी है। अब कुछ लोग सोचेंगे डेंसिटी लिखो पहले मास बाई वॉल्यूम, अरे क्यों लिखना है भाई, पहले आपको मास अलग से दिया होता, वॉल्यूम अलग से दिया होता तो निकालना पड़ता। काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला क्यों लगा, बिकॉज आपको हाफ mv² निकालना पड़ता है, क्योंकि मास अलग वेलोसिटी अलग। यहाँ पे आपको जब वैल्यू ही दे दी है 6 kg पर मीटर क्यूब, है ना, तो बस इस यूनिट को चेंज कर लो ना। सीजीएस में 6 आ गया, केजी, अब केजी जो होता है एमकेएस में, सीजीएस में आपको ग्राम चाहिए तो 1 kg है ऊपर लिखा हुआ है, एक तो मैं लिख ही सकता हूँ ना, केजी मतलब 1 kg ना, 1 लिखने की नीड नहीं होती। 1 kg को लिखा 1000 ग्राम अपॉन 1 मीटर का क्यूब था, ये क्या था, ये 1 मीटर का क्यूब था, मीटर क्यूब क्या हो 1 मीटर का होल क्यूब, तो मीटर को लिखा 100 सेंटीमीटर, उसका क्यूब कर दिया, कितना है 6 इंटू 1000 ग्राम अपॉन ये आ गया 10⁻² का क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। इसका भी क्यूब हुआ है, इट सेंटीमीटर का भी क्यूब हुआ है, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कितना है बताइए शाबाश, 6 इंटू ऊपर कितना है 10⁻3, नीचे कितना है 10⁻6, तो 3 - 6 -3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई डेंसिटी। मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया। अब मुझे बताइए, मैं आपको जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, काफ़ी लोग होते हैं कि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तो सबको पता है, अच्छा किलोग्राम में क्यों 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाती है, अरे कुछ नहीं है भाई, ग्राम को, अब आपको अगर इसको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में ये वैल्यू निकालनी है, कुछ ना कर, ग्राम को केजी लिख दो, सेंटीमीटर को मीटर लिख लो, कैसे लिख लो, 1 ग्राम कितना होता है 10⁻³ kg। अब कुछ लोग इसी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, है ना, तो अभी रहने ही देता हूँ इसको, अदरवाइज आपको बताइए 1 kg मतलब 10⁻³ ग्राम, तो लेक्चर बढ़ाना हो इसलिए, है ना, बाकी ये तो काफ़ी सारी मतलब माइन्यूट सी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, तो मैंने आपको जो बताया आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, कि आपने सेट ऑफ यूनिट्स डिफाइन करे हुए हैं चीज़ों के लिए, कि मतलब आप मास किस में लोगे, लेंथ किस में लोगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम किस में लोगे। तो आपको एफपीएस पता चल गया, इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, सीजीएस इसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, उसके बाद आपका एमकेएस, है ना, उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज एसआई। एसआई आपको पता होना चाहिए, एमकेएस की ही वैल्यू यूज करते हैं, प्लस 4 रिमेनिंग यूनिट्स तो यूज होते हैं, प्लस स्पेशल यूनिट्स भी यूज होते हैं जो इसमें दिए होते हैं। आप हर बार पढ़ते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ दिस थिंग इज, मान लो फोर्स इज न्यूटन, है ना, तो उस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं, ये आपको समझ आया सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं, अलग अलग तरह से हम चीज़ों को मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिमेंशंस, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट्स हैं।
सबसे पहले आप ये समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई चीज लेंथ से बनी है, तो मतलब लेंथ ने उसको एक डायमेंशन दे दिया, मतलब अपना एक डायमेंशन दे दिया। 1D 2D 3D पढ़ते हो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया क्या होता है, मान लो किसी भी चीज़ का, मान लो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये भी लेंथ ही होती है, यूनिट के हिसाब से देखो, ये क्वांटिटी भी लेंथ ही होती है। अब ऐसा मत सोचना सर लेंथ ब्रेथ कैसे लेंथ होगी, अरे मतलब लंबाई है ना। ब्रेथ तो बस, देखो ये जब रेक्टेंगल होता है तो ब्रेड्थ हम उस आर्म को बोलते हैं जो छोटी होती है साइड, लेकिन है तो ये भी लेंथ। देखो जब मैं बेस यूनिट्स की बात करूंगा तो इसको यूनिट किसका मिलेगा, लेंथ का ही मिलेगा ना। मतलब लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब लेंथ विड्थ वाला लेंथ नहीं, और ये भी लेंथ ही होगी। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, 1 मिनट, 1 आवर, 1 सेकंड, ये सारे किसके यूनिट हैं, टाइम के हैं ना, किसके हैं, टाइम के डायमेंशन, मतलब टाइम के हिसाब से। वैसे यहाँ पे विड्थ हो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, है ना, चाहे आपका जंप मारना हो, कितना जंप मारना है ना, हाइट हो, ये सारा किसके यूनिट से आएगा। आप लंबाई एक तरह से आप लेंथ ही तो मापते हो कि कितना दूर गया पॉइंट इनिशियल पॉइंट से, है ना। अब मुझे ये बताओ होता क्या है, आपको बस ये समझना है कि अगर मैं जब एरिया की बात करता हूं तो आपका लेंथ खुद को कितने डायमेंशंस में देती है, लेंथ की पावर 2 हो जाती है। मतलब एरिया बनाने के लिए लेंथ को खुद को किस तरह से डायमेंशन में देना पड़ता है, जस्ट लाइक मतलब आप ऐसे सोचो कि लेंथ 2D में वर्क करती है। अब जैसे आप 1D में वर्क करोगे तो लेंथ आती जाएगी, है ना। 2D में यहाँ पॉइंट से आप यहाँ भी चलो मान लो और यहाँ भी चलो, क्या होगा, हर पॉइंट ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, तो आपका एक तरह से एरिया आ जाएगा। अब अगर कुछ लोग बोलेंगे सर वॉल्यूम के लिए कैसे वर्क करेगा, लेंथ आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में आपका काम करना शुरू कर जाएगी, मतलब कि L × L × L, तो डायमेंशन 3 में देना, मतलब कि इस पॉइंट से इधर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है और बाहर को भी आ रहा है। तो क्या होगा, जैसे आप ऐसे चलोगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक क्यूबॉइड बन जाएगा, अगर आप रेक्टेंगुलर की बात कर रहे हो, है ना, अगर आप रेक्टेंगुलर ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हो, तो इसी को तो बोलते हैं डायमेंशंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर मैं सिंपल बुकिश लैंग्वेज में बोलूँ तो डायमेंशंस क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में बोलूँ तो डायमेंशंस क्या होता है, तो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर रहे हैं ना, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस या फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका, अब आप ये समझो, मैंने आपको क्या बोला, जब आपको लेंथ बनानी है तो बेस क्वांटिटी के टर्म्स में बात करो। बेस क्वांटिटी कौन सी होती है, लेंथ के लिए लेंथ ही होती है ना। लेंथ का जो यूनिट होता है बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट लेंथ ही होता है, मतलब मीटर एंड ऑल है ना, या सेंटीमीटर समथिंग है ना, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम। लेकिन बेस यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, वो जो लेंथ टाइम ये सब तो लेंथ होता है। लेकिन एरिया में क्या आता है, एरिया में क्या आपका सिर्फ एक लेंथ मेजर कर पाएगी, नहीं, आपको दो साइड से लेंथ लेनी पड़ेगी, वो भी मल्टीप्लाई करके। तो मतलब आपका लेंथ एज अ पावर ऑफ 2 आपका किसको रिप्रेजेंट कर पाएगा, एरिया को, जैसे मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये डायमेंशन है इसका, L2 एरिया का, किसका, L⁻²। मतलब कि आपका एरिया को बनाने के लिए कोई भी बेस क्वांटिटी को किस हद तक खुद को मल्टीप्लाई करना पड़ा, किस हद तक खुद को, मतलब एक तरह से अपने आसपास साथ लाके उस क्वांटिटी को बनाया। एरिया को बनाने के लिए लेंथ को क्या करना पड़ा, दो डायमेंशंस में आना पड़ा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बेस क्वांटिटी लेंथ की पावर क्या डाली, 2, इससे आपका क्या क्वांटिटी बनी, एरिया। तो अब समझो डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मान लो फिजिकल क्वांटिटी मान लो एरिया, तो एरिया के डायमेंशंस आर द पावर्स टू बिच द बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी क्या थी, लेंथ, लेंथ की पावर 2, तो पावर्स टू बिच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड, है ना, तो पावर क्या है 2 टू एक्सप्रेस दैट क्वांटिटी। तो इसके डायमेंशन क्या आ गए, L⁻²। क्या ये समझ आता है एरिया, एरिया आपका किस डायमेंशन से आता है, लेंथ आपका जब 2D में वर्क करती है, क्या ये समझ आता है ना। बहुत इजी नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए बहुत नई चीज़ है, बट दीज आर द सिंपलेस्ट थिंग्स इन फिजिक्स, ट्रस्ट मी। आप एक दो लेक्चर और देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो पढ़ने की भी नीड ही नहीं थी, है ना। तो अब मुझे ये बताइए, अब आपको मैं डायमेंशंस बता दूं, किन के,
बेस यूनिट्स या बेस क्वांटिटी के सबसे पहले मास को बनाने के लिए मास को कितनी पावर देनी पड़ती है खुद को, मास तो मास से ही बनेगा, तो क्या पावर, मास की पावर 1। लिखने का तरीका क्या होता है, ये डब्बा, यूनिट लिखते हैं हम ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे डब्बा लगाते हैं तो वो डायमेंशंस बता रहे हैं भाई कितनी पावर से ये बन रहा है ना, कितनी पावर लगानी पड़ रही है। दूसरा, लेंथ हैज डायमेंशन, मास हैज डायमेंशन m, लेंथ हैज डायमेंशन l। लेंथ को खुद को बनाने के लिए तो एक ही बार आना पड़ता है ना, तो l की पावर 1 लिखने की नीड नहीं है। तीसरा, टाइम हैज डायमेंशन t, क्या ये समझ आ रहा है। नेक्स्ट, टेम्परेचर हैज डायमेंशन k, केल्विन, कितनी बार आ रहा है, ठीक है। फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट हैज डायमेंशन एम्पियर, क्या ये समझ आ रहा है। सिक्स्थ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हैज डायमेंशन मोल, एक ही बार आ जाएगा, पता चल जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट, लुमिनस इंटेंसिटी हैज डायमेंशन कैंडेला। तो अब ये कैसे डिफर करते हैं, यूनिट्स में हम बात करते हैं कि मास कितना केजी है, यहाँ पे हमें वो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी हो हमें बस ये देखना है कि बेस क्वांटिटी को कितनी बार लाके वो चीज बनाएगी। आप अभी ना इसको थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस, चीजें समझेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले मुझे बताओ, ठीक है, इसको एज अ क्वेश्चन लो चाहे जैसे करो। सबसे पहले मुझे बताओ एरिया के डायमेंशंस क्या होते हैं। यूनिट नहीं पूछ रहा हूं, यूनिट तो हो सकता है मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, डायमेंशंस क्या होते हैं, एरिया बनता कैसे है बताओ। किसी भी चीज का एरिया मान लो, मैं रेंडमली मान लो लेंथ इनटू ब्रेड्थ, होता तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे है। तो होता क्या है, मान लो आप किसी भी तरह चाहे सर्कल का ले लो, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही आता है एरिया, क्योंकि वहां भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर अल्टीमेटली क्या है, यहाँ पे आप एल को आर से रिप्लेस कर दो, ब्रेड को, अल्टीमेटली आप बेस यूनिट क्या ले रहे हो, लेंथ का ले रहे हो ना, तो डायमेंशन किसकी आएगी, लेंथ की आएगी। ठीक है, लेंथ मतलब इनको नहीं बोल रहा हूं मैं, लेंथ मतलब अल्टीमेटली जो बेस यूनिट है। तो यहाँ पे डायमेंशन किसका आएगा, एल का भी, ये ब्रेड्थ भी अल्टीमेटली किसके यूनिट का हेल्प लेगी, 7 बेस यूनिट में से कौन सा ये बेस यूनिट ब्रेड को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ही, लेंथ वाला ही तो करेगा, लंबाई है ना। तो ये कितना आ गया बताओ, शाबाश, एल स्क्वायर। डब्बे में लिखना जरूरी है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज योर एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम आपको पता ही होगा, मीटर क्यूब, तो मतलब मीटर या कोई चीज, लंबाई, मीटर किसका यूनिट है, लंबाई, लंबाई कितनी बार आई, 3 बार मल्टीप्लाई होके। अदरवाइज आपको मैं ऐसे बताऊं तो क्यूबॉइड से देख लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो मैं तो ना आपको बहुत मतलब अगर आप एक एक चीज समझना जान चुके हो ना अभी तक, तो मैंने जब आपको मीटर क्यूब से ही देखना बता दिया ना, तो आपको फॉर्मूले की नीड ही नहीं है। जब आपको यूनिट पता है तो उसी को बाइफरकेट करके देख लो, मीटर क्यूब में 3 बार लेंथ आ रही है, तो बस यहाँ पे भी क्या होगा, अल्टीमेटली बेस यूनिट लेंथ का डायमेंशन, ब्रेड्थ भी लेंथ का डायमेंशन, हाइट भी किसमें मेजर होगी, लेंथ के डायमेंशन में, कितना आया, एल क्यूब। क्या ये आपको समझ आता है, डब्बे में लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपको अपने स्कूल में मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। बाकी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखो, स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम। अब कुछ लोगों ने सर फॉर्मूला ही जरूरी होता है, नहीं, अगर आपको वैल्यू दी हो 20 मीटर पर सेकेंड, आपको दिख रहा है ये मीटर क्या है, लेंथ, ये क्या है टाइम, तो लिख लो। तो ये भी अल्टीमेटली क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस किस डायमेंशन में होगी, डिस्टेंस, 7 बेस क्वांटिटीज जो है, मास लेंथ टाइम उसमें डिस्टेंस किसकी मदद से आएगी, लेंथ की मदद से। कितनी बार, एक ही बार। टाइम तो टी से आएगा, कि क्या आया बताइए, एल टी की पावर -1। क्या ये समझ आता है सबको, क्या ये समझ आता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लेंगे, बस अभी आप ये समझो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से, मीटर मीटर ये सारी चीजें तो एक तरह से लंबाई है, तो ये क्या होगा, लेंथ बाई टाइम फिर से, तो इसका भी यूनिट क्या आ गया, एल टी -1। अब आपको यहां से एक चीज दिख रही है, स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, बट स्टिल दे कैन हैव द सेम डायमेंशन। इसका मतलब क्या होता है, दुनिया में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का भी सेम डायमेंशन हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे वर्क का जो डायमेंशन होता है वही टॉर्क का होता है, वही एनर्जी का होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नोट, मतलब आप ये समझ सकते हो कि जरूरी नहीं कि दुनिया में दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम हो तो वो दो क्वांटिटीज बराबर होती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दे कैन बी डिफरेंट सेट ऑफ क्वांटिटीज, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास का डायमेंशन एम, एक ही बार आया मास, है ना, मास स्क्वायर थोड़ी ना है,
मतलब केजी स्क्वायर थोड़ी ना या ग्राम स्क्वायर थोड़ी ना। वॉल्यूम आपने यहाँ निकाला है, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है, एल क्यूब लिख लो मैं नीचे। अब पूरे डब्बे में ये क्या आ जाएगा, एम एल ऊपर आके क्या हो जाएगा -3। क्या ये समझ आता है सबको, है ना? तो ये आपको समझ आना चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ। बिकॉज हम तीन चीज़ों को बेस लेके चल रहे थे, मास, लेंथ और टाइम, तो ये नेसेसरी है, ये सिस्टम बनाया हुआ है कि आप जब भी एम एल लिखते हो तो इवन इफ टी नहीं यूज़ होगा या कई बार अगर एम यूज़ नहीं होगा तो आपको फिर भी लिखने पड़ते हैं। मतलब आपको ये तीनों डब्बे में लिखने पड़ते हैं। तो कुछ लोग बोलेंगे सर अगर टाइम होगा ही नहीं तो क्या करूँ, कुछ नहीं, आपने मैथ पढ़ा है। एम एल हो चाहे एम एल, टी में कुछ नहीं है तो टी की पावर 0 कर दो, टी यूज ही नहीं हो रहा। अल्टीमेटली टी की पावर 0 भी तो 1 ही होता है। तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, क्या ये समझ आता है, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब मैंने जो आपको लिखाया था स्पीड, दैट वाज एल टी -1, उसको एक्चुअल में आपको बुक्स में कैसे दिखेगा, एम, मास तो है ही नहीं तो मास की पावर 0 एल टी -1। बस ये लिखना जरूरी होता है बिकॉज हम जनरली तीनों क्वांटिटीज को लेते हैं, बिकॉज आपके सारे सिस्टम ऐसे ही, एम के एस सी जी एस, तीन चीज़ें तो चाहिए मिनिमम। क्या ये समझ आता है? नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं जैसे डेंसिटी की, मास बाई वॉल्यूम, अभी भी बताया एम एल -3, ऐसे ना लिख के क्या लिखूंगा, एम एल -3 टी की पावर 0। टाइम है नहीं बट लिख दिया क्योंकि ये तीन आपके डिसाइडेड है कि नेसेसरी है डायमेंशन पूरा लिखना हो तो। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज योर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, है ना? अब ये क्यों जरूरी होता है, इससे आपको आइडिया लगता है, मास को केजी से रिप्लेस कर दो, लेंथ को मीटर से रिप्लेस कर दो, टाइम को सेकंड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, एम के एस, सी जी एस से रिप्लेस कर दो। अल्टीमेटली क्या होता है, डायमेंशन से ही आप यूनिट बनाते हो, यूनिट की वैल्यू रख के, या यूनिट से ही आप रिवर्स करके डायमेंशन भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना आता है तो। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कुछ चीज़ें कई बार पूछी जाती हैं फालतू फालतू सी, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ मास इन डेंसिटी, dimension of length in density, dimension of time in density, ये आपको लिखना आना चाहिए। अब अगर आप डेफिनेशन देखते हो, मैंने लिखा था डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी, तो अल्टीमेटली ये है डायमेंशंस, ये तो पूरा डायमेंशन फॉर्मूला होता है। मतलब ये 2 है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द लेंथ इन दिस क्वांटिटी एरिया में, है ना? तो डायमेंशन ऑफ मास इन दिस डेंसिटी इज, मास की पावर कितनी है, 1 है, तो 1, द पावर टू विच द बेस क्वांटिटी इज रेज्ड, तो मास आपका डेंसिटी में कितने डायमेंशन में, 1 में है। लेंथ का डायमेंशन इन डेंसिटी इज -3, टाइम का डायमेंशन इन डेंसिटी इज 0। समझ आता है? तो आपको ये ध्यान रखना है किसी भी क्वांटिटी में मास का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन, है ना? अगर मैं क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लूँ, एम एक्स एल वाई टी जेड, ठीक है, ये लिख लिया, क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये पूरा। तो मैं लिख सकता हूं डायमेंशन ऑफ मास या एम इन दिस क्वांटिटी इज, मास कितने हद तक आ रहा है कि पावर क्या है, एक्स, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन दिस क्वांटिटी इज वाई, डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस क्वांटिटी इज जेड। ये आपको समझ आना चाहिए। अब मैं लिख सकता हूँ वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताया था, है ना? याद नहीं रखना है, कुछ और चीज़ें मैं आपसे ट्राई करवाता हूँ। इम्पल्स लिखो, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। इम्पल्स क्या होता है आपको नहीं पता होगा तो अभी बता देता हूँ, फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स लिखो, अब फोर्स बोलेंगे हमें तो पता ही नहीं, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखो। अब सबसे पहले एक्सेलरेशन लिखो। अब क्या ये याद रखने नहीं रखने होते हैं, याद आप लिखना सीखो। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, बस आप ट्राई करते चलो। वेलोसिटी क्या था, स्पीड की तरह एल टी -1 बताया था, निकाला था हमने। ये टाइम, तो ये आ जाएगा एल टी -2। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर मतलब लेंथ, टाइम का स्क्वायर मतलब अपॉन सेकंड, टाइम स्क्वायर है तो ऊपर आके टी -2 हो जाएगा। अब फोर्स क्या हो जाएगा, मास एम इंटू एक्सलरेशन एल टी -2, कितना आ जाएगा फोर्स, एम एल टी -2। यहाँ पुट कर दो एम एल टी -2 इंटू टाइम का डायमेंशन टी, कितना आ जाएगा, एम एल टी -1। क्या ये समझ आता है, एम एल टी -1। अब आपसे मैं पूछूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स इज दिस, ये आपको समझ आना चाहिए, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। फर्स्ट चीज आपको ये समझ आई। सेकंड मैं आपसे पूछूं, डायमेंशन ऑफ मास इन इम्पल्स, कि इम्पल्स में मास कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो जो पावर आती है ना उसी को डायमेंशन बोलते हैं। कितनी पावर है, 1। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन इम्पल्सेस 1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन इम्पल्सेस -1। ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है? समझ आता है?
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ जैसे आपका टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इंटू जो भी रेडियल डिस्टेंस या परपेंडिकुलर, मतलब मैं आपसे बात कर लूँ, फोर्स इंटू जो आपका रेडियस डिस्टेंस या रेडियल डिस्टेंस होती है जिसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, मान लो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, अभी अभी पढ़ा ml t-2। डिस्टेंस किस में आती है, लेंथ में आती है, एक ही बार है, स्क्वायर थोड़ी ना है, मीटर है ना, मान लो मीटर सेंटीमीटर, एक ही बार है। कितना आया टॉर्क, ml2t-2। अच्छा मैं यहीं पे वर्क भी निकाल लूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किस में आएगा, ml t-2। डिस्प्लेसमेंट भी सॉर्ट ऑफ लेंथ यूज करेगा तो l कितना आया, ml2t-2। अब देखो ध्यान से, क्या इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूला सेम है। डायमेंशनल फार्मूला टॉर्क का क्या सेम है किसके, वर्क से। बट क्या ये दोनों सेम चीजें होती है, नहीं। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब फिर से प्रूव होता है, नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू physical quantities can never have same dimensional formula। अगर आपको ये स्टेटमेंट टफ लगती है तो और करके लिख लो कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टू कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सेम एंड डजंट मैटर मोर देन दैट। मतलब कि सेम है बस, उससे ज्यादा इसका कोई मीनिंग नहीं है, उससे ज्यादा आपने खुद से दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्वांटिटी सेम तो नहीं होगी, नहीं। जैसे मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, हीट हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें आपको आगे पढ़ेंगे, ये सारी के डायमेंशन सेम होते हैं। फिर आपका एंगुलर वेलोसिटी हो गया, फिर वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, है ना। हालांकि ये आपस में कैसी हैं, स्केलर वेक्टर हो सकती हैं या कोई अलग, जैसे हीट हो गया, हीट और वर्क में जैसे आपका, ये तो चलो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कन्वर्ट होके ये सारे, बट अल्टीमेटली जैसे टॉर्क मान लो, टॉर्क और वर्क में जैसे लिंक अगर मैं देख लूँ तो बहुत दूर दूर का है। तो इसीलिए क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और साथ में पढ़ा डायमेंशंस। डायमेंशंस में हमने पढ़ा डायमेंशनल फार्मूला, और साथ में पढ़ा डायमेंशन ऑफ MLT, है ना। अब मुझे ये बताओ, सिस्टम हमने पढ़े CGS, MKS, FPS, SI, ये आपको समझ आ गए होंगे आई होप, कन्वर्ट करना आ चुका होगा। इसमें हमने पढ़ा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ समथिंग इज, जैसे M, X, L, Y, और डायमेंशन ऑफ मास इन दैट क्वांटिटी विल बी x। क्योंकि डायमेंशन एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से पढ़ना उस डेफिनेशन को, ध्यान से पढ़ना। डायमेंशन मतलब कि बेस क्वांटिटी की पावर क्या रखूं, कि वो जो क्वांटिटी जो हम पढ़ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी बीइंग स्टडीड, वो बन जाए। इस पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन। किसका, जो भी बेस क्वांटिटी, जैसे मान लो मास का डायमेंशन एरिया में, मास का डायमेंशन एरिया में, तो एरिया में मास कुछ कंट्रीब्यूट करता है क्या, नहीं करता ना। एरिया तो क्या होता है, लेंथ स्क्वायर, है ना। तो मास का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो मास अपना कोई भी डायमेंशन नहीं देता एरिया में, तो इसका मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं मास का डायमेंशन जीरो है, मास की पावर जीरो होगी एरिया में। क्या टाइम देता है कुछ, नहीं देता, तो टाइम का डायमेंशन जीरो होगा। क्या लेंथ देती है, हाँ, लेंथ आपका डबल डायमेंशन यूज होता है, तो L⁻²। ठीक है। तो ध्यान रखना है, डायमेंशनल फॉर्मूला इज समथिंग लाइक MLT। अब कुछ लोगों ने सर केल्विन ये सब यूज होता है, बट वो वहीं यूज होगा ना जहां पे आएगा। अदरवाइज हम तीन चीजों में ही लिखते हैं, जब केल्विन आएगा तो उसको लिखना पड़ेगा डब्बे में, है ना, K की पावर। लेकिन अगर डायमेंशंस की बात करूं तो मास की पावर जो होगी, लेंथ की पावर जो होगी इस क्वांटिटी में, टाइम की पावर जो होगी, वही उनका डायमेंशन होता है कि मास का डायमेंशन इस क्वांटिटी में कितना है, लेंथ का डायमेंशन इस क्वांटिटी में कितना है, टाइम का डायमेंशन इस क्वांटिटी में कितना है। तो मैं आपसे लास्ट बार एक छोटी सी चीज करके इस चैप्टर को मतलब इस लेक्चर को खत्म करते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ स्ट्रेस। स्ट्रेस आप पढ़ेंगे आगे, मैं फॉर्मूला दे देता हूँ यहाँ पे, फोर्स बाय एरिया। आपसे मैं पूछ रहा हूँ किसका डायमेंशन क्या होगा, फोर्स लिख लो, मास इंटू एक्सलरेशन अपॉन एरिया L2, कितना आया ML-1 T-2, दिख रहा है आपको, 1 में से 2 गया -1। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस चैप्टर के हिसाब से आपसे पूछूं, अभी तक जो हमने पढ़ा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
स्ट्रेस कितना आएगा बताओ, ये जो डब्बे में पूरा है कि आपका बेस क्वांटिटी के कितने कितने डायमेंशन यूज हो रहे हैं, कितनी कितनी पावर यूज हो रही है इस क्वांटिटी को बनाने में, वही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशंस ऑफ मास इन मेकिंग स्ट्रेस, तो मास कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, पावर कितनी है, 1, दैट इज द डायमेंशन। डायमेंशन आपको समझना पड़ेगा, डेफिनेशन पढ़ो बार बार। डायमेंशन ऑफ लेंथ इन स्ट्रेस -1, डायमेंशन ऑफ टाइम इन स्ट्रेस -2। क्या ये समझ आता है? तो जो पावर्स होती हैं इंडिविजुअली, मास की, लेंथ की, टाइम की, या किसी केल्विन की अगर आगे यूज हो तो वो होता है पावर जो होती है, दैट आर डायमेंशन। और डायमेंशनल फार्मूला ओवरऑल जो आपका क्वांटिटी होती है उसका डायमेंशंस सारे मिला के, है ना, सारे बेस यूनिट। अच्छा, अब मैं चैप्टर खत्म मतलब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले आपसे ये बोलता हूँ, क्या ये सब याद रखना जरूरी है कि डायमेंशन पावर होती है? और ये नहीं, एमसीक्यू में जब आएगा आपका तो इतनी छोटी मोटी चीज़ें तो आप ऐसे ही निकाल लोगे, अभी तो 11वीं की फिजिक्स शुरू भी नहीं की है, तो ये तो चीज़ें है ही नहीं कुछ काम की। बट हाँ, फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ योर स्कूल एजुकेशन मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपसे शायद पूछी जा सकती हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आपको ना भी पता होता ना, मैं सच बोल रहा हूँ चैप्टर का, आप कुछ लोग बोलेंगे कि फिर तो टाइम वेस्ट नहीं, बट हाँ, अगर आपको नहीं भी पता होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको नहीं पता हो ना डायमेंशन पावर क्या है, बट आपको ये डब्बे समझ आ जाते हैं, मास की पावर क्या लिखते हैं वो समझ आ जाता है, दैट्स मोर देन इनफ। ये निटी ग्रिटी डिटेल की इंग्लिश में, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं। डेफिनेशन क्या बोलते हैं? डेफिनेशन होती है इंग्लिश। डेफिनेशन का फायदा क्या होता है? डेफिनेशन यूजलेस नहीं होती, डेफिनेशन का फायदा होता है जिसको डेफिनेशन समझ आ गई वो उस पूरी क्वांटिटी को समझ गया। डेफिनेशन ही आपको बताती है क्वांटिटी बनी कैसे है, बिकॉज आपको डेफिनेशन की वैल्यू पता चलेगी जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री आपका तब इजी हो जाती है जब आप, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री, जब आप डेफिनेशन पे ध्यान देते हो। अगर आपकी डेफिनेशन पे पकड़ है तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक इन केमिस्ट्री। अब ये कैसे होता है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, फिलहाल हम इसको कंप्लीट करते हैं। पैरेलली मैं आपके लिए और भी लेक्चर लेके आऊँगा बाकी सब्जेक्ट्स के, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी, है ना। बट मैं ट्राई करूँगा कि पहले फिजिक्स इनफ कर लूँ ताकि आपको एटलीस्ट कुछ तो हो पढ़ने लायक, ऐसा ना हो कि हम इसी में निपटे रहे हैं ना कि कभी फिजिक्स करेंगे नहीं। पहले इसका फ्लो बनाते हैं, इसमें अगर थोड़ा बहुत सिलेबस हो जाएगा 40-50%, फिर हम केमिस्ट्री पे आएंगे 40-50%, फिर मैथ्स पे। देखो, तो उससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझ आएंगी, है ना। तो मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं आपको बिल्कुल मतलब बेस्ट वे पॉसिबल जो मेरे पास होता है, खुद का मेरा एक्सपीरियंस, पढ़ी हुई चीज़ें वो मैं डिलीवर कर सकूं। बट फिर भी मुझसे कोई अगर गलती होती है, आई एम ऑन द मतलब अर्ली स्टेज ऑफ दिस ऑल स्टफ, है ना। वैसे मुझे ये सब चीज़ें पढ़ाने मतलब विदाउट इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस पढ़ाना नहीं आता, मैं सच बोलूँ। मुझे जब तक स्टूडेंट्स की शक्लें नहीं दिखती तो तब तक मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं पढ़ाने के बाद मेरे स्टूडेंट्स को कुछ समझ आए कि नहीं आया है। तो दैट्स द ओनली लाइक drawback of this thing, but I still try my best to deliver it in the best and efficient way possible so that you can just tackle all this. So don't be demotivated, just try to be optimistic. Optimism kills all the insecurities and all the problems, है ना। आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप पिछले कल से बेहतर हैं, वही सबसे बड़ी बात है आपके आने वाले कल के लिए, ना। सो थैंक यू सो मच, लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।